बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे खुदा मेरे लफ्ज़ो बयां में ज़ाहिर हो, इसी शिकस्ता व बस्ता ज़बां में ज़ाहिर हो। मैं सुरखरू नज़र आऊँ कलाम हो के सकूत, तेरी अता मेरे नामो निशा में ज़ाहिर हो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मरियम हाशमी। प्रोग्राम ब्रंच टाइम में खुश आमदीद कहती हूँ अपने तमाम देखने वालों को। उम्मीद है आप लोग हमेशा की तरह जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और ज़िंदगी की तमाम नेमतों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, आज के ब्रंच टाइम में हम शुरुआत करेंगे इसकी अपने बुज़ुर्गों की याद से। जी हाँ, आज मैं याद करना चाहूँगी अपने उन बुज़ुर्गों को जिनका साया हमारे लिए बाइसे रहमत होता है, जिनका साया हमें वो तस्कीन और वो मुसर्रत देता है जिसकी हम तलाश में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं। जी हाँ, हर एक के घर में बुज़ुर्गों का बहुत बहुत जो है मकाम है और बुज़ुर्गों की बड़ी अहमियत है। और होता क्या था कि जब हमारा पुराना दौर होता था, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी हमें मसले मसाइल होते थे, तो हमारे घर में हमारी नानी होती थी, दादी होती थी, जो कि हमारे इन छोटे छोटे मसाइल में हमारी हेल्प करती थी, हमारी मदद करती थी। फॉर इंस्टेंस, अगर हमें मसला हो गया है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं या हमें स्किन का कोई प्रॉब्लम हो गया है या हमारा वेट गेन हो गया है, तो हम किसी डॉक्टर और किसी शख्स के पास नहीं जाते थे, हम सीधा अपनी नानी या दादी के पास जाते थे कि आप हमें कोई ऐसी टिप बताएं, आप हमें कोई ऐसी होम रेमेडी बताएं कि जिससे हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हों। फिर क्या हुआ, जो हमारी नानी दादी की टिप्स होती थी, जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर वो कहती थी कि शहद में नींबू का जो रस है वो आप मिला के लगा लें तो स्किन ब्राइट हो जाती है, स्किन ग्लो हो जाती है, स्किन के तमाम मसले जो है वो हल हो जाते हैं। इसी तरह वेट गेन के लिए भी उनके पास हर किस्म की जो है ना वो टिप्स मौजूद होती थी। तो क्या हुआ कि हमारी जो नानी और दादी जो हैं, उस दौर की नानी और दादी थी, उनके पास हर चीज़ें जो है नेचुरल होती थी। लेकिन जो आजकल का दौर है, जो जदीद दौर है, ज़ाहिर है हर जदीद दौर के साथ तब्दीलियाँ आती जाती हैं, हर दौर चेंज होता जाता है। लाइक अगर मैं कल को नानी या दादी बनूंगी, बुजुर्ग बनूंगी किसी घर की, तो क्या होगा, मेरे पास एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं आज के दौर की बंदी हूँ। और आज के दौर में क्या है, टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके कोई भी स्किन के मसाइल हैं, आपके कोई भी हेयर प्रॉब्लम्स है, हेयर थिनिंग हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, या आपके कोई भी वेट गेन और लॉस का मसला है, तो क्या होगा, हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो हम उनकी एडवाइस लेते हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनके पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ डे बाय डे आती जा रही हैं। और वो टेक्नोलॉजीज़ क्या करती हैं, हमारी मदद करती हैं, हमारा टाइम बचाती हैं, और हमें जो रिज़ल्ट, जैसे हम होम रेमेडीज़ अप्लाई करते हैं तो हमें वो रिज़ल्ट जो हमें थोड़ा ज़रा टाइम में मिलता था वो हमें ज़रा जल्दी मिल जाता है। तो इस तरह की जो हमारी जो आजकल की चल रही है चीज़ें, टेक्नोलॉजी हमारी आजकल की बहुत एडवांस है। तो आज के प्रोग्राम में भी हम बात करना चाहेंगे उन तमाम लेटेस्ट मशीनरी की, उन तमाम लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी और साइंस की तरक्की की, कि किस तरह से आपके जो मसले मसाइल हैं, जो ये हमारी डेली रूटीन की, जो हमारी एजिंग हो जाती है, जो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं वक्त के साथ, एज के साथ, उनको किस तरह से वक्त रहते आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने आप को जल्दी बूढ़ा होने से बचा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं। आप फ्री हैं, आप इनसे कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, और आप जो है ना अपने तमाम मसलों का हल आज के इस प्रोग्राम में लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं और खुशामदीद कहते हैं अपनी डॉक्टर समरा सदफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसके साथ ही हमारे साथ हमेशा से मौजूद हैं, हमेशा की तरह हमारी अपनी और आपकी फेवरेट शाजिया मौजूद है। जी शाजिया, अस्सलाम वालेकुम करते हैं हम आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मरियम, और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या हाल है मरियम? मैं ठीक हूँ। शाजिया, आज आप हमारे लिए कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो लेकर आ रही हैं? आज एक यूनिक सी चीज़ है हम आज बनाएंगे लेफ़्ट ओवर राइस जो है ना, उनसे कुछ बनाने जा रहे हैं। ओह, तो लेफ़्ट ओवर राइस है, ये तकरीबन 1-1.5 कप है लेफ़्ट ओवर राइस। इसके बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। अगर आप आलू नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो इसकी जगह आप भुना हुआ बेसन, सूजी या फिर चावलों का आटा भी डाल सकते हैं।
उसके अलावा बहुत थोड़ी सी इसमें चीज़ें जाएंगी, भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया, कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्च, नमक और प्याज, धनिया और हरी मिर्चें। अगर आप चाहें तो आप इसमें कोई सब्ज़ी ऐड करना चाहें तो वो भी कश करके बारीक, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सब सारी चीज़ों को, इनको चावलों को मैश करेंगे, इसके साथ पोटैटोज़ जो हैं, उबले हुए आलू जो हैं, इनको मैश करके मिक्स करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद हम इनकी छोटे छोटे कटलेट्स बना के तो वो फ्राई करेंगे। ज़बरदस्त, मतलब आज तो हमें बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है। बहुत अच्छा, शाज़िया हमेशा बहुत अच्छा बनाती हैं, तो उम्मीद है आज भी शाज़िया आपके हाथ का कुछ हमें बहुत ही अच्छा जो है वो मिलेगा। चलते हैं हम डॉक्टर साहिबा की तरफ। जैसे हमने बात की है कि बहुत सारे मसले आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि हमारी थोड़ी सी ग़िज़ा उतनी खालिस नहीं है जितनी हमारे बुज़ुर्गों के दौर में थी। खालिस चीज़ें थी, खालिस हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे, तो इतने प्रॉब्लम्स थे नहीं उस दौर में। लोगों के लंबे लंबे बाल थे, लोगों की स्किन जो है वो झुर्रियाँ बहुत कम पड़ती थी। लेकिन आजकल का जो दौर है, उसमें क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजीज़ तो आई हैं, वो क्यों आई हैं? क्योंकि हमारी जो खुराक है उसमें वो चीज़ें जो है वो बहुत मिसिंग है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, इन पे हम आज बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और आइए उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, आप सुनाएं। आपसे मैं जो पहला क्वेश्चन जो करना चाहूँगी तो ये करना चाहूँगी कि आपने जब स्टडी की, आपने स्पेशली इसी फील्ड में आपने स्टडी की, तो आपने कहाँ से आपको शौक़ हुआ, आपको इंटरेस्ट था कि ये जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं ये हर दौर में हर किसी को फेस करने पड़ते हैं, तो फिर आपने कहाँ से अपने इस सफ़र का आगाज़ किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। तो मेरी जर्नी इस तरह से स्टार्ट है कि मैंने ग्रेजुएशन की थी लाहौर से, और ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही मेरा इंटरेस्ट था टुवर्ड्स डर्मेटोलॉजी। और फिर जब मैंने फर्दर स्पेशलाइजेशन के लिए स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि ये फील्ड अच्छी है। एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा इन है, और सेकेंडली फैमिली और किड्स के साथ ये इजीली मैनेजेबल है। तो जो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग MCPS की वो मैंने CMH से की, CMH जेहलम से और CMH गुजरांवाला से। और वहाँ से कंपटीशन के बाद इट्स बीन ईयर कि मैं मूव कर गई हूँ UK में, और अब यहाँ पे आके जो यहाँ की टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके लिए यहाँ पे एस्थेटिक्स के डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। मैंने अभी 7 to 8 कोर्सेज़ वो भी किए हैं, और बिल्कुल अभी जो है वो मैं अपना एक क्लिनिक कर रही हूँ, डॉक्टर ईव्स क्लिनिक वुलिश में। जी राइट। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कंट्री से मूव किया वहाँ से, तो वहाँ के मसाइल और UK के मसाइल, क्या स्किन प्रॉब्लम्स हर जगह सेम है कि वेदर के साथ या एनवायरनमेंट के साथ चेंजेस आते हैं? इस तरह से है कि स्किन की प्रॉब्लम्स हर जगह पे है। थोड़ा सा ये कि हर जगह पे स्किन का कलर चेंज है, वेदर चेंज है, आपका एनवायरनमेंट चेंज है, आपकी डाइट चेंज है, आपकी फूड चेंज है। स्पेशली कुछ कंट्रीज़ के अंदर अगर हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे डाइट उतनी प्योर नहीं है। यहाँ पे ये है कि डाइट आपको प्योर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे फिर और इश्यूज़ हैं, स्पेशली वेदर। बहुत यहाँ पे दोनों एक्सट्रीम का भी वेदर है कि अभी कोल्ड वेदर है तो बहुत कोल्ड है, तो उसके अंदर स्किन की ड्राइनेस का ज़्यादा इशू है। जबकि पाकिस्तान में इसका ऑपोजिट है, वहाँ पे हॉट वेदर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ पे फिर गर्मी के इश्यूज़ हैं। तो ये है कि जो जो रीजन है उसके अकॉर्डिंगली अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी जिल्द का कलर दिया है, और उसके अकॉर्डिंगली ही वो स्किन अडेप्ट कर जाती है। अच्छा, ये जो आजकल बड़ा एक क्रेज़ चला है, कोरियन ग्लास स्किन है, और बड़ी मतलब ब्राइट, लोग उसके लिए बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि हर जगह आप उसी की बात हो रही है, हर प्रोडक्ट आप निकालते हो उस पर लिखा जाता है कोरियन ग्लास स्किन। एक तो हमें ये नहीं पता कि कौन सी स्किन प्रोडक्ट है जो हमें सूट करती है, हमारी स्किन टाइप के लिहाज से हमारे लिए बेहतर है। तो स्किन टाइप को आप कैसे, आप कोई चीज़ बाय करने जाते हैं, इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करने जाते हैं, वो कहते तो हैं इट्स सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, लेकिन क्या ऐसा ये ट्रू है? आपको सूट करती है हर ऐसी चीज़ जिस पे लिखा हो कोरियन ग्लास स्किन आपको मिलेगी, ग्लास ग्लो आपको मिलेगा? इस पे ये है कि इसकी हाइप एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, मार्केटिंग और हाइप है जी। अदरवाइज़ ये है कि बेसिकली तो आपकी जीन्स हैं, जो कोरियन लोग हैं वो अपनी इनहेरिट कर रहे हैं जीन्स, तो उनकी जीन्स जो हैं वो स्किन के लिहाज से बहुत अच्छी हैं, उनकी स्किन ग्लोई है। तो आप
अगर हम एशियन स्किन कलर में हैं तो हम अपनी स्किन को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम अपने ही कलर को अगर मेंटेन करें और एक हेल्दी स्किन बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम उस चीज़ की तरफ चले जाएं कि हमने बिल्कुल ही अभी कोरियन स्किन की तरफ जाना है। तो अभी आपने मुझसे पूछा है कि स्किन की टाइप, तो स्किन को हम डिफरेंट तरह से डिवाइड करते हैं। बिल्कुल लेमन टर्म में जैसे हम करते हैं तो हम पूछ लेते हैं कि अच्छा आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है या कॉम्बिनेशन स्किन है। ये बिल्कुल एक लेमन टर्म है जिससे हम थोड़ा सा आइडिया कर लेते हैं। लेकिन जब हम डर्मेटोलॉजी में आते हैं तो फिर हम स्किन को डिवाइड करते हैं 6 टाइप्स में। फिटपैट्रिक स्केल है इसका, और इसमें स्किन जो है 1 to टाइप 6 तक डिवाइड होती है। और इसमें हम हेयर का कलर, आइज़ का कलर और आपकी स्किन का कलर, उसकी बेस पे इसको डिवाइड करते हैं। तो जो आपकी स्किन 1 और 2 है, उसके अंदर आपके बिल्कुल जो वाइट पीपल हैं विद ब्लॉन्ड हेयर और कलर्ड आइज़ वो आ जाते हैं। 3 और 4 में जो है वो मीडियम आ जाते हैं, उसमें जो है यूरोपियंस भी आ जाते हैं और कुछ एशियंस भी आ जाते हैं। फिर हमारे पास जो 5 और 6 है उसके अंदर कुछ जैसे कुछ एशियंस आएंगे, सारे नहीं आएंगे लेकिन डार्क ब्राउन स्किन कलर के उसमें आएंगे। और जो टाइप 6 है वो बिल्कुल ब्लैक। अब तो वैसे ये है कि हम ब्लैक टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करते स्किन के लिए, हम जो है वो स्किन को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि स्किन ऑफ कलर है ये, हम ब्लैक वर्ड नहीं यूज़ करते। ब्लैक या वाइट अब जो है वो टर्मिनोलॉजी अब नहीं यूज़ की जा रही। तो स्किन को हम इस तरह से 6 टाइप्स के अंदर डिवाइड करे होते हैं। तो इससे आपको बेसिक एक क्लासिफिकेशन मिल जाती है। और जो आपकी स्किन को डिवाइड कर रहा होता है, इस तरह से कलर्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है ना, वो बेसिकली मेलानोसाइट सेल्स हैं। राइट। आपकी जो जिल्द है, इसकी जो ऊपर वाली लेयर है, उसकी फिर फर्दर 5 लेयर्स हैं। और उसमें जो बेजल्स लेयर हैं, यानी कि जो नीचे वाली साइड पे जो लेयर्स हैं, उसके अंदर एक सेल है मेलानोसाइट, उसके अंदर एक पिगमेंट मेलानिन बन रहा होता है। वो मेलानिन पिगमेंट जो है वो आपके कलर देता है, आई का जो कलर है, हेयर का कलर है, जो स्किन का कलर है। अगर आप देखेंगे कि बहुत वाइट या फेयर पीपल हैं उनके अंदर मेलानिन बहुत कम होगा, जो स्किन टाइप 3-4 में है उनमें मीडियम लेवल का होगा। तो क्या इसका ताल्लुक जेनेटिक्स से है? एग्जैक्टली हाँ जी, ये जीन्स से है। और Right. 5 और 6 जो हैं वो उनके अंदर उसका पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और जो मेलानिन है ये बेसिकली आपके एक डिफेंस मैकेनिज़्म है कि ये आपको प्रोटेक्ट करता है सनबर्न से। अगर आप देखेंगे कि कोई बहुत वाइट पर्सन है और उसका सन एक्सपोजर अगर हुआ है, या अब यहाँ पे तो बहुत कॉमन है, लोग जा रहे होते हैं बीच वगैरह पे, तो जो टाइप 1 और टाइप 2 स्किन होती है ना, उनको ज़्यादातर सनबर्न्स हो रहे होते हैं। जबकि जो 5, 6 और 4 से लेके 6 तक हैं, इनकी टैनिंग हो रही होती है। तो अभी हम पिक्चर एक शेयर करते हैं जिसमें ना हम थोड़े बेसिक्स जो इश्यूज़ हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम पिक्चर्स अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं तो उसमें एक पिक्चर है जिसके ऊपर स्किन के ऊपर आपको पिगमेंटेशन नज़र आ रही होगी। जी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो पिक्चर्स हैं, ये इश्यूज इनके बारे में जो है हमारी डॉक्टर साहबा से हम पूछते हैं कि डॉक्टर साहबा ये जो इश्यूज आजकल बहुत कॉमन हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा, जो अभी फेशियल आपने- हेयर है, एक्नी Acne, है जी। और पिगमेंटेशन आपने भी डिस्कस किया। जी, अभी जो हमने सबसे पहली पिक्चर दिखाई है, अगर इसको मैं बिल्कुल इस तरह से बताऊं जैसे पेशेंट मुझे आके बताता है, तो मुझे ये कहेंगे कि मुझे ना दाने बन गए हैं, कोई कह देगा पिंपल बन गए हैं, कोई कह देगा पिंसी बन गई है, यानी कि ये ही टर्म्स जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं। लेकिन हम अपनी टर्मिनोलॉजी में इसको एक्नी कहते हैं। एक्नी की बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर वो मैं सारी डिटेल में बताऊं तो वो थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा भी मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज बताती हूँ कि अगर हम एक्नी को देखें तो हम इसको 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक्नी जो कि आपके फेस और नेक पे हो रही है, और एक्नी कुछ लोगों को बैक के ऊपर या फ्रंट ऑफ चेस्ट पे भी हो रही होती है, तो उसको हम ट्रंकल एक्नी कहते हैं। ठीक है, अब हम फेस की एक्नी से पहले स्टार्ट करते हैं। अब फेस की एक्नी में हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं टीनेजर्स, जो एक बच्चों की एक ख़ास उम्र है, उसमें हार्मोन्स आते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं 13 से 14, उनके अंदर एक्नी आ रही होती है। अब उनकी टिपिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है कि उनको ये जो मिडल ऑफ द चीक है, ये एरिया यहाँ पे ये प्रेजेंट करी होती है। इनके जो दाने होंगे वो पीप वाले होंगे, यानी कि हम अपनी टर्मिनोलॉजी में इसको पेप्यूल, पस्ट्यूल, नोड्यूल कह रहे होते हैं। लेकिन उसको इजी करने के लिए कि जिसके अंदर पीप वाले दाने बनेंगे लेकिन उनकी चीक्स के ऊपर बन रहे होते हैं, और ये जो है वो हार्मोन के साथ एसोसिएटेड होती है। ये 13 से स्टार्ट होके तो 23 तक ये रिजॉल्व हो जाती है। राइट।
उसके बाद हमारे पास अगर आप देखें लोअर जॉ लाइन के ऊपर अगर आ रहे होते हैं, ये हमारे पास इसको हम अडल्ट टेक्निक कह सकते हैं, यानी कि ये एज 25 से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। और ये जो पेशेंट आते हैं ये टिपिकली एक ही लाइन यूज़ करते हैं, ये यही कहते हैं कि हमारी जो एक्नी की एज थी वो तो गुजर गई है, तो हमें अब क्यों एक्नी स्टार्ट हो रही है। कॉमन, ये बहुत ही कॉमन बात है कि एक्नी की एक प्रॉपर एज है, लाइक आप टीन एज से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उसमें जो डाइट और हार्मोन्स जैसे आपने बताया, हमारी काफ़ी मदर्स जो हैं अपने बच्चों के लिए वरीड रहती हैं, तो ये जो ये टीन एज में है उसको कंट्रोल किसी तरीके से नहीं किया जा सकता? कोई डाइट हो या कोई ऐसी एक्सरसाइज हो, कोई? असल में ये है कि ये जो आपकी एक्नी हार्मोन्स की वजह से आ रही है, Right. हार्मोन्स आपके ग्रोथ हार्मोन्स उस टीनेज के लेवल पे आने हैं, तो वो एक्नी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिजॉल्व हो जाती है। जो ट्रबलसम है वो है आपके पास एडल्ट एक्नी, जब आपके हार्मोन्स भी सेटल हो गए हैं और आपको इतनी जॉ लाइन पे उसकी ये आप कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन होती है कि वो बहुत मोटे दाने होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं। पेशेंट आके बताता है कि मुझे ना ये बहुत दर्द करता है, देखने में उसका साइज़ छोटा होगा और वो आपके कहाँ पे आ रहे होंगे, लोअर जॉ लाइन के ऊपर आ रहे होते हैं। तो इसकी जब हम इसकी कॉज देखते हैं ना तो ये हार्मोनल होती है। अब जो इस स्टेज में आ गया, ये भी स्पेशली फीमेल के अंदर प्रेजेंट करता है। बहुत एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS। उसमें क्या होता है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस हैं, उसमें हम बेसिकली 2-3 चीज़ों को देखते हैं कि आपका वेट गेन हो रहा था, बहुत स्टबन वो होता है कि आप वेट लॉस का जितना एफर्ट करें लेकिन वो वेट लॉस नहीं हो रहा होता। सेकंड पे क्या हो रहा है कि आपको जो है वो फेशियल हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, आपको एक्नी स्टार्ट होगी चेस्ट के ऊपर, बैक के ऊपर, जॉ लाइन के ऊपर। और अगर आप उस टाइम पे मैरिड हैं और आप चाइल्ड बेयरिंग एज पे हैं तो कंसीव करने के इशू आ रहे होते हैं। तो इस तरह से जो पेशेंट हमारे पास आता है इसको फिर हम 2 डिपार्टमेंट मिल के हैंडल करते हैं, डर्मेटोलॉजी प्लस गायनेकोलॉजी। हम इसमें सबसे पहले ब्लड लेवल्स करवाते हैं कि हार्मोन्स आपके कितने हाई हुए हैं, क्योंकि हम इसको कह ही इसलिए रहे हैं कि हार्मोनल एक्नी है। सेकंड पे फिर हम इसको फर्दर जो है कंफर्म करने के लिए स्कैन करवाते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें ओवरीज के अंदर मल्टीपल फॉलिकल्स, मैं बिल्कुल आम जुबान में बताऊं तो जो आपकी अंडेदानी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी की छोटी छोटी थैलियाँ आपको स्कैन के ऊपर इसी टर्मिनोलॉजी में बताते हैं कि आपका ये मसला आ रहा है। और उसकी जो स्किन की मैनिफेस्टेशन आ रही होती है वो जो मैंने आपको बताया, बाल आ जाते हैं, दाने बन रहे होते हैं, और ये तो हमारे पास एक टाइप आ जाती है। फिर इसी की एक और टाइप है, उसको हम सब क्लिनिकल PCOS भी कहते हैं। यानी कि आपके टेस्ट सारे ठीक आ रहे हैं, हार्मोन भी ठीक आ गया, अल्ट्रासाउंड भी ठीक आ गया, हर चीज़ ठीक आ रही है, लेकिन आपकी एक्नी है और आपकी एज भी वही है, तो उसको हम फिर सब क्लिनिकल PCOS के अंदर ही करते हैं। Right. तो इसमें आपने बेसिकली अपने हार्मोन्स को ही ठीक करना है, वेट लॉस करना है, और इन्हीं तरीके से जो है ना वो आपकी ये कंट्रोल हो जाएगी एक्नी जो है। जी, उसके बाद जी ज़बरदस्त। ये बहुत, क्योंकि पाकिस्तान में ये या वैसे भी जब आप जाते हैं तो आपका वेदर, हम समझते हैं कि वेदर चेंज होता है, लेकिन वेदर की वजह से नहीं है, या आपके अपने जो है एक एज और हार्मोनल इम्बैलेंस कहेंगे इसको, इम्बैलेंस जो है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ये होते हैं। और इनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसको जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम थोड़ी सी जो है वो रेमेडीज़ जो है वो हमें बताएंगी, या कौन सी जो ट्रीटमेंट्स है उस पर हम बात करेंगे। हमारी जो है लाइंस ओपन हो चुकी हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी डॉक्टर साहिबा से आप सवाल कर सकते हैं और अपना कोई भी जो मसला है वो आप डिस्कस कीजिए, उसका सलूशन लीजिए और प्रॉपर गाइडलाइन के साथ अपने उस मसले का हल निकालिए। जी, चलते हैं हम शाजिया की तरफ। शाजिया कहाँ तक पहुँची हैं? शाजिया, आपकी रेसिपी और ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। रेसिपी मिड वे में पहुंच गई। इसमें मैंने सारी चीज़ें मिला के उसको अच्छी तरह से मसल के हाथ से, क्योंकि ये आपको हाथ से करना पड़ेगा, इसको अच्छी तरह से मसल के सारी चीज़ों को यकजान करना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, उसके बाद ये फ्राइंग के लिए तैयार होंगे। ज़बरदस्त। अच्छा शाजिया, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे? आपका क्या ख्याल है, आपने भी इस प्रोसेस से गुजरी हैं, या आपके भी अगर बच्चों को किसी केस को आपने देखा है कि जो एक्नी का प्रॉब्लम है उसको आपने किसी तरीके से ट्रीट किया हो, कोई होम रेमेडीज़ अप्लाई की हो, या आपने भी कोई ट्रीटमेंट किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से सजेस्ट लिया था? लकीली मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्हें ये एक्नी वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगरचे मैंने अपने सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको ये प्रॉब्लम होता है और लोग बहुत वरीड होते हैं। बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो बल्कि डिप्रेशन में चली जाती हैं कि उनकी स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। इससे रिलेटेड, एक्नी से रिलेटेड तो नहीं है, अलबत्ता मैं वैसे डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहूँगी कि जैसे एजिंग होती है आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज, तो हमें अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए, ऑब्वियसली एजिंग के साइंस तो आएंगे, लेकिन एक हेल्दी लुकिंग स्किन के लिए हमें क्या करना चाहिए?
ये भी बहुत अच्छा, बहुत इस क्वेश्चन पे भी हम ज़रूर आएंगे। जी। और डेफिनेटली हार्मोनल इम्बैलेंस की अगर हम बात करते हैं, इम्बैलेंस भी मैं नहीं कहूँगी, हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में विद द एज आती जाती हैं, उनको कैसे हम उनके साथ कोप कर सकते हैं, क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक कंसर्न मेरा बहुत है, क्योंकि बच्चियाँ जिस चीज़ से मेनली परेशान हैं कि जब आपके ये अडल्ट पिंपल्स आते हैं या एक्नी आती है, उसके जो स्कार्स रह जाते हैं, सम टाइम आपके ये पिंपल्स चले जाते हैं, लेकिन जो उसके स्कार्स हैं, आपके पोर्स बन जाते हैं और मे बी जो मार्क्स रह जाते हैं, वो बच्चियाँ उससे बड़ी परेशान हैं। हम ज़रा उसके उसके ऊपर भी बात प्रिकॉशन करते पे हैं। आएँ या हम जी। उसके ट्रीटमेंट पे मैं आएँ? अभी आपको इसकी जो डिवीजन बता रही जी। हूँ मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि अभी एक टाइप रहती है जहाँ पे पेशेंट को सिर्फ फोरहेड पे एक्नी आ रही होती है। आप देखते हैं कि उनको सिर्फ, हम इसको टी जोन कहते हैं, प्रॉपर नोज़ और यहाँ पे आ रही होती है, क्योंकि ये आपका ऑयली एरिया है, इसको हम टी जोन कहते हैं। अब यहाँ पे जो एक्नी आती है वो कॉमिडोनल एक्नी है, यानी कि आपके पोर्स ओपन है, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं। आपके जो फोरहेड पे एक्नी आ रही होती है उसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। अब उसकी कॉज क्या हो सकती है कि जो आपकी हेयर लाइन है वहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑयलिंग भी करते हैं, तो उसकी वजह से आपके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो रहे होते हैं, कंजेशन हो रही होती है, उसकी वजह से भी वहाँ पे एक्नी आ रही होती है। अब जो हमने एक एडल्ट एक्नी की फ़ीमेल में बात की कि हार्मोनल इम्बैलेंस में है, उसी एज में कुछ मेल्स को एक जो है ना एक स्पेशल पैटर्न के अंदर ही एक्नी आएगी हर दफ़ा। उसको हम कहते हैं कि पोस्ट शेप फोलिकुलाइटिस, कि उनके यहाँ पे जब भी वो शेप करते हैं उसके बाद छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। तो उसका पैटर्न ही सेम है, उसका एरिया सेम है और हर दफ़ा शेविंग के बाद हो रही होती है। उसके बाद अगर हम चले जाएं बैक ऑफ नेक पे, मैंने आपको बताया कि नेक ऑफ नेक पे कुछ लोगों को एक्नी होती है, उसको कीलॉइड एक्नी कहती है। वो बहुत मोटे वाले उनको हम अपनी लैंग्वेज में तो कीलॉइडल एक्नी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े साइज़ के दाने होते हैं। अब जो सेकंड टाइप मैं आपको बता रही थी ट्रंकल एक्नी, ये बहुत कॉमन होता है मेल्स में। उनकी बैक हेयरी होती है, अगर वहाँ से अगर कोई वैक्सिंग कर लेता है, अगर वैक्सिंग नहीं भी करता, कुछ लोगों की स्कैल्प जो है उसके अंदर बहुत डैंड्रफ होता है, वो आपका जो डैंड्रफ है वो फॉल बैक करता है आपकी बैक के ऊपर और वहाँ पे जाके आपको एक्नी करवाता है। तो अब आपने जो भी आपको इशू है वो अपने डॉक्टर के पास जाना है, वो फिर आपको बताएंगे कि ये किस वजह से है। यानी अगर आपकी बैक पे एक्नी हो रही है आपके डैंड्रफ की वजह से, तो वो फंगल एक्नी में जाएगा और उसकी ट्रीटमेंट एंटी फंगल होगी। लेकिन आपके फेस के ऊपर जो मोस्टली एक्नी हो रही है हार्मोनल एक्नी को छोड़ के, वो बैक्टीरिया कॉज करवा रहा होता है, प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नी उसका नाम है, तो उसके लिए एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट होगी। तो ये एक बेसिक नॉलेज है जो आपको बस इतना पता हो कि आपके किस पार्ट पे कौन सी एक्नी आ रही है और आपने उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेनी है। अब हम जाते हैं कि एक्नी की क्या कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहले तो वही है जो कि शाजिया ने बताया है कि जो हमारे पास टीनेजर है या किसी भी एज में ना, आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो हो जाती है, क्योंकि आप जब भी किसी को मिलते हैं फेस फर्स्ट थिंग है जो सारे लोग नोटिस करते हैं, अगर उसके ऊपर एक्नी है और उसके कुछ मार्क्स हैं, तो चाहे वो एडल्ट एक्नी है या टीनेजर एक्नी है, तो उसके अंदर आपका सेल्फ इस्टीम बहुत लो हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ आपके जो दाने छोटे होते हैं वो पिगमेंटेशन छोड़ जाते हैं, उसको हम PIH कहते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, कि यानी कि यहाँ पे आपको पहले इन्फेक्शन हुआ था और अब उसकी पिगमेंटेशन रह गई है। अब कुछ बच्चों में इससे अलग मसला होता है, उनको बहुत बड़े साइज़ के नोड्यूलर एक्नी होती है, बड़े बड़े फोड़े बनते हैं, तो वहाँ पे फिर स्कारिंग आ जाती है। स्कारिंग क्या होती है कि हम बिल्कुल आम जुबान में कहते हैं घड़े या खड्डे बन जाते हैं। तो उसकी फिर फर्दर आगे टाइप्स होती हैं, जैसे हमारे पास जो नोज़ और जो चिन के ऊपर स्कार्स बन रहे होते हैं ना, वो उभरे हुए स्कार्स होते हैं, उनको हम पेप्यूल्स कह रहे होते हैं, पेप्यूलर स्कार्स। जो आपकी चीक्स और फोरहेड के ऊपर बन रहे होते हैं, उनके अंदर फिर हम फर्दर उसको डिवाइड करते हैं कि आई स्प्लिट स्कार्स हैं, बॉक्स स्कार्स हैं, वो फर्दर उनकी टाइप्स हैं। तो उनकी ट्रीटमेंट ये है कि अवेलेबल है। एक्नी अब इसमें अब इतना जब मैंने आपको सारी डिटेल बता के परेशान किया तो थोड़ा सा मैं आपको रिलैक्स करूं कि हर चीज़ की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर एक्नी के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी एक्नी स्टॉप हो जाएगी, आपकी पिगमेंटेशन भी चली जाएगी, इवन आपके स्कार्स भी ठीक हो जाएंगे। आपने सबसे पहले स्कार की ट्रीटमेंट पूछती है, तो मैं पहले इसी से स्टार्ट कर लेती हूँ। ट्रीटमेंट जो है इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी, जो होम रेमेडीज़ हैं, आप लोग एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं, आप लोग कितना बिलीव करते हैं इन होम रेमेडीज़ पे कि क्या ये जो हम अप्लाई करते हैं ये कुछ इफेक्टिव हैं कि नहीं, हमें डायरेक्टली इन ट्रीटमेंट्स को प्रॉपरली आप लोगों को डर्माटोलॉजिस्ट से ही ट्रीट करवाना चाहिए? देखिए, इसका ओपिनियन जो है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। शायद मैं एग्री करूँ, कोई और डर्माटोलॉजिस्ट ना एग्री कर रहा हो। तो मैं इस चीज़ से तो एग्री करती हूँ कि इससे पहले इतने डर्माटोलॉजिस्ट नहीं थे, तो आप होम रेमेडीज़ ही कर रहे थे। लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि वो आपने स्टार्ट में बात की है कि हमारी डाइट, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा रेडिएशन का एक्सपोजर, बहुत सी चीज़ें, और अब तो ये कि आपके पास प्योर फॉर्म है भी, अगर आप जो चेहरे पे यूज़ कर रहे हैं वो क्या चीज़ उसी ऑर्गेनिक फॉर्म में आपको मिल रही है, सबसे पहला क्वेश्चन है। अगर वो चीज़ ऑर्गेनिक ही नहीं है
तो फिर आप उसको अपने फेस पे यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है आप इसको कह सकते हैं कि 50-50 है, कुछ में कर सकते अच्छा, हैं। ये जो ऑयलिंग करते हैं बच्चे उनके फेस पे, वो जो पोर्स ओपन हो जाते हैं, हाँ जी। उनको कैसे हम वो कर सकते अच्छा, ऑयलिंग वो करते हैं मॉइस्चराइज़ करने के लिए, तो आप अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। जो Right. इतने अच्छे मॉइस्चराइज़र अवेलेबल हैं, क्योंकि स्किन को आपने नरिश तो करना है, तो उसके लिए अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, मैं ये मॉइस्चराइजर कहूँगी। मतलब जी। ऑयलिंग को हम बिल्कुल, आप कह रही हैं कि ऑयलिंग से थोड़ा सा पोर्स ओपन हो सकते जी। हैं, क्योंकि हमें फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट नहीं आती, जी। तो फिर उसको हम जो है स्टॉप करें और प्रॉपर हम मॉइस्चराइजर जो है जो आपकी स्किन टोन के हिसाब से आपके साथ हो, आपको वो सिलेक्ट करना चाहिए। लाइक अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, या आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, उसके लिहाज से आपको देखना चाहिए। तो ये हमारा बहुत एक टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम सारे ट्रीटमेंट्स पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक करते हैं अपने तमाम नाजरीन को। जी हाँ नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समरा सदफ, और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स बता रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रही हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, और हमसे, हमारी डॉक्टर साहिबा से बात कर सकते हैं। अपना कोई भी जो आपको मसला है, एक्नी प्रॉब्लम है, जो आजकल के इश्यूज़ चल रहे हैं, या आप अपना स्किन ग्लो करवाना चाहते हैं, कोरियन ग्लास स्किन के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं हमारी डॉक्टर साहिबा से। जी डॉक्टर साहिबा, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि किस तरह से एक्नी होती है। हमने हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर ली, हार्मोनल चेंजेस की बात कर ली, एडल्ट्स का स्कार्स की बात कर ली। अच्छा, अब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। आप बताएं, क्या ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आप लोगों को ऑफर करते हैं या पढ़ते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं आप अपने क्लाइंट्स को? अच्छा, उसमें इस तरह से है कि अगर तो आपको एक्टिव एक्नी है, एक्टिव एक्नी वो है जिसमें आपको साथ साथ दाने बन रहे हैं, तो हम सबसे पहले एक्नी कंट्रोल की तरफ जाते हैं। जब हालांकि जब पेशेंट हमारे पास आता है, उनको डे 1 पे ही जो है ना वो पिगमेंटेशन की भी ट्रीटमेंट चाहिए होती है, लेकिन इस तरह से नहीं है कि हम पहले आपकी एक्नी ट्रीट करते हैं। उसमें हर डॉक्टर का अपना अलग अलग से होता है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि हम जो है वो टॉपिकल और सिस्टेमिक थेरेपी हम कहते हैं। टॉपिकल वो चीज़ें हैं जो हम लगाने के लिए क्रीम्स या ट्यूब्स की फॉर्म में देते हैं, और सिस्टेमिक जो है उसमें ऑरली, यानी कि कुछ बहुत सीवियर एक्नी है तो फिर हम टैबलेट स्टार्ट करवा देते हैं। अगर हम टॉपिकल में बात करें तो हम इसमें ज़्यादातर दे रहे होते हैं सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग फेस वॉश दे रहे होते हैं। कैसा फेस वॉश यूज़ करें जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सेकंड पे जो है वो बेंजोइल पेरोक्साइड हम देते हैं लगाने के लिए, और इसके अलावा एजिलिक एसिड है। एजिलिक एसिड मेरा पर्सनली जो है वो फेवरेट है। इसका ये कि लेस इरिटेशन कॉज करवाता है, और जो आपकी थोड़े से रेड या ब्राउन स्पॉट्स होते हैं उनको भी साथ साथ क्लियर कर रहा होता है। तो उसके बाद हमारे पास पिगमेंटेशन के लिए कोजिक एसिड है, नियासिनामाइड है, बहुत बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर जो हैं। और ओरल पे हम उन पेशेंट को कर रहे होते हैं जिनकी एक्नी बहुत जो है वो सीवियर एक्नी हो। उसमें फिर आपका डॉक्टर जो है ना वो आपको ये प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन होती है, क्योंकि बैक्टीरिया कॉज करवा रहा है तो आपने एंटीबायोटिक्स देनी है, तो अप टू 3 मंथ्स यूज़ करनी होती है। कुछ के अंदर उससे भी सीवियर एक्नी होती है, तो उसमें फिर हम इससे नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाते हैं जिसके अंदर हम जो है वो ट्रेटिनिन यूज़ करते हैं ओरल, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर्स ही आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसको लेने की एक प्रॉपर उसका एक तरीका है, उसको स्टॉप कब करना है, उसके कितने टाइम के बाद आप कंसीव करना है, ये सारी एक पूरी प्रैक्टिस होती है जो कि आपका डॉक्टर आपको उसमें फिर बताता है। और फिर हम जब पिगमेंटेशन की तरफ आते हैं, आपकी स्किन का कोई भी इशू है, जो मैंने एक जर्नल रूल रखा हुआ है, उसमें 3 स्टेप्स हैं। क्लेंजिंग है, नरिशिंग है, और प्रोटेक्शन है। क्लेंजिंग ये है कि आप अपना फेस वॉश करें, मतलब धोएं चेहरे को, कोई सा भी अच्छा फेस वॉश जो आपको सूट करता है आप वो फेस वॉश यूज़ करें। एटलीस्ट आप मॉर्निंग इवनिंग में अपना फेस वॉश करें। उसके बाद सेकंड में हम चले जाते हैं नरिशिंग की तरफ। अगर आपको भी एक्नी के मार्क्स हैं तो हम डे टाइम में रिकमेंड करते हैं आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप विटामिन सी अप्लाई करेंगे डे अच्छा टाइम में। डॉक्टर साहब, ये जो मैं अभी कॉन्सेप्ट है कि वो करना है, आपने फेस वॉश करना है, फिर आपने टोनर लगाना है, फिर आपने सीरम लगाना है, फिर आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, फिर आपने एसपीएफ लगाना है, ये 5 जो स्टेप्स हैं इसको कैसे शॉर्ट करें हम इसको? अच्छा, इसमें एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि टोनर जो था ना वो उस टाइम के लिए था जब सोप बार्स हमारे पास होते थे और हमारे पास फेस वॉश नहीं होता था, क्योंकि जो बार्स से जो आपके पास साबुन आ रहा था ना उसकी पीएच उस तरह से मेंटेन नहीं हो रही होती थी, तो आपकी स्किन की पीएच को मेंटेन करने के लिए टोनर का स्टेप रखा जाता था। अब तो हमारे पास बहुत अच्छे फॉर्मुलेटेड फेस वॉश अवेलेबल हैं, तो
टोनर जो है वो अब उस तरह से रिकमेंडेड नहीं है, यानी कि वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। आपने जिस काम के लिए यूज़ करना है वो ऑलरेडी आपके फेस वॉश में है। तो मैं तो बहुत सिंपल स्टेप्स में रखती हूँ, क्लेंजिंग, नरिशिंग, प्रोटेक्शन। क्लेंजिंग में अच्छा सा आप फेस वॉश करें, मॉइस्चराइज करें, मॉइस्चराइजर मस्ट है आपकी कोई सी भी स्किन की टाइप है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक्ने के मार्क्स हैं तो आप विटामिन सी यूज़ करें, उसकी अलग अलग कंसंट्रेशन है, 5%, 10, 15, 20%। वो आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा आपकी कितनी सीवियरिटी है और आपको कौन सी कंसंट्रेशन से स्टार्ट करना है, कितने टाइम्स के लिए स्टार्ट करना है। उसके बाद सन प्रोटेक्शन मस्ट है। आपने जो है वो कोई भी सूरत है आपने SPF वियर करना ही करना है, जो आपके सन ब्लॉक्स हैं। अच्छा, ये आपकी डे की रूटीन है। है 30, 50, उसको कैसे हम अच्छा, उसमें हम जो है ना बेसिकली वैसे तो वेदर के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब जैसे अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वहाँ पे रिकमेंडेड है कि आप 50+ यूज़ करें, लेकिन अगर आप यूके में हैं तो 40+ भी आपके लिए वर्क कर रहा होता है, लेकिन 40+ से लेस नहीं होना चाहिए SPF आपका। उसमें अगर हम सन ब्लॉक की बात करें, उसमें फिर डिफरेंट सन ब्लॉक्स होते हैं। कुछ केमिकल सन ब्लॉक हैं, कुछ फिजिकल सन ब्लॉक हैं। जो केमिकल सन ब्लॉक होते हैं वो बिल्कुल थिन वो होगी, उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतले से होंगे, और केमिकल का मतलब भी है कि वो आपकी स्किन के अंदर केमिकल जाएगा और इनर साइड से जाके आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो रिकमेंडेड हैं, जो आपको हायर प्रोटेक्शन देते हैं, वो फिजिकल या मिनरल सन ब्लॉक हैं। फिजिकल सन ब्लॉक को अगर आपने याद रखना है तो आप क्रिकेटर को अपने माइंड में लेके आएँ कि वो कितना ज़्यादा वाइट कलर की कास्ट लगा के ना आते थे, तो वो फिजिकल सन ब्लॉक है। वो देखने पे इतना अपीलिंग नहीं है, लेकिन वो आपको प्रोटेक्शन बहुत अच्छी दे रहा होता है। अब उससे फर्दर एक अच्छी फॉर्म आ गई है, उसके अंदर इन्होंने इसको टिंटेड सन ब्लॉक कर दिया है, वो सबसे बेस्ट है। उसके अंदर उन्होंने जो है वो आयरन ऑक्साइड ऐड कर दिया है, वो कुछ देर के बाद ऑक्सीडाइज होता है, टिंट होता है, तो आपको फिर बेस की ज़रूरत नहीं रहती, आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं रहती। तो उसको उन्होंने, और अब उससे एक स्टेप आगे चले जाएं तो हाइब्रिड है हमारे पास, यानी कि जो मिक्सचर है फिजिकल प्लस केमिकल दोनों चीज़ों का। तो आपके पास मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। अब आपको डॉक्टर बताएगा कि आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, आपकी जो स्किन टाइप है और आपकी रिक्वायरमेंट पे। ये हमने डिस्कस कर लिया डे टाइम की रूटीन का, जिसमें हमने क्लिनजिंग, नरिशिंग और प्रोटेक्शन कर ली। अब जो नाइट का टाइम है ना, जैसे आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, रिलैक्सिंग फेज में जा रही है, आपकी स्किन का वो रिपेयर का टाइम है। जबरदस्त। अभी रिलैक्सिंग फेज पे हम जरूर आते हैं। पहले हम जरा शाजिया खुशबुएं आने लग गई हैं भाई। आप बताएं कि शाजिया कहाँ तक पहुंची है हमारी रेसिपी? मैंने इसके छोटे छोटे कटलेट्स बना के रख लिए थे और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। इनको हमने जो फ्राई करना है तो ये ख्याल रखना है कि इसको पहले हम एक साइड से 2-3 मिनट तक जो है दरमियानी आंच पे इसको पकने दें। उसके बाद फिर इसकी साइड चेंज करें। इसी तरह से इसको 2-3 दफ़ा इसकी साइड चेंज करके अच्छी तरह से ये जो है इसका गोल्डन कलर आ जाए और फिर ये तैयार हो जाएंगे। बस कलर भी खूबसूरत है, जायका भी आपके हाथ में बहुत है, बस ये है कि वेट करना है कि बस अब कब हम इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए, अच्छा शाजिया, आप बस आखिरी मरहले पे हैं मेरा ख्याल है, इंशाल्लाह फिर हम जल्दी इसको ट्राई करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे आपने बात की है डे टाइम रूटीन की, हमने मॉइस्चराइज़र की भी बात की, आपने बहुत ईजी हमारी ऑडियंस के लिए कर दिया कि किस तरीके से मॉइस्चराइज़र यूज़ किया जाए। आप टोनर हैं, आप डिफरेंट टाइप्स के सीरम हैं, आप उनसे जो है छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग आजकल बिजी बहुत हैं। ये चीज़ें 4-5 पहले अप्लाई करें फिर वेट करें, तो ये बड़ा इजी आपने बड़ी सजेशन दी है कि बस आपको मॉइस्चराइज करें, क्लिंस करें, मॉइस्चराइज करें और प्रोटेक्ट करें। और नाइट का जो टाइम है इसमें मैं बता रही थी कि नाइट टाइम पे जैसे आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, आपकी स्किन को जो है वो रिपेयरिंग फेज में आपने लेके जाना है, क्योंकि नाइट टाइम पे आप जो चीज़ लगाएंगे उसके पास एक लंबा टाइम है इफेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप सो रहे होंगे, एटलीस्ट 8 आवर की स्लीप जो है वो रिक्वायर्ड है। तो प्रोडक्ट को 8 घंटे अच्छे मिल जाते हैं एब्जॉर्ब होने के लिए, अपना काम करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी कि मैंने ये पूछा था कि जो SPF है, किसी डॉक्टर से मैंने पूछा था कि ये जो SPF है ये नाइट टाइम में हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, देखिए इसमें SPF का मतलब ही है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अब नाइट टाइम में हमारे पास सन ही नहीं है। लाइट्स हैं, ये भी तो इनसे भी तो रेज हाँ जी, वो इस तरह से कहते हैं, लेकिन आपने जैसे रात को सोना है, आपकी लाइट्स ऑफ हैं, या आप जो है वो बहुत दूसरे रूम की या फिर कॉरिडोर की लाइट ऑन करते हैं, आपको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करी होती। ये चीज़ अब तब बताते हैं कि नाइट फंक्शंस में हो तो क्या आपको अप्लाई करना चाहिए? वो आजकल बहुत अच्छा और इजी काम हुआ है। आपका जो प्राइमर है उसी के अंदर उन्होंने ऐड किया होता है, तो आप वो वाला सिलेक्ट करें जिसके अंदर SPF का एलिमेंट भी हो। राइट जी जी।
तो नाइट टाइम रूटीन की आप बात हाँ जी, नाइट टाइम में ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे उसमें अगर आपकी बहुत एक्नी प्रोन स्किन है तो रिकमेंडेड है कि वंस अ वीक आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर लें। ग्लाइकोलिक एसिड जो है ना ये एक्सफोलिएट करता है स्किन को, लेकिन जस्ट वंस अ वीक। इससे अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा स्किन को रब करेंगे, फिर स्किन को डैमेज करेंगे, क्योंकि स्किन का एक बैरियर भी है, आपने वो बैरियर ब्रेक नहीं करना। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के वहाँ पे एब्रेजन कर देंगे, वहाँ पे आपका स्किन का बैरियर ब्रेक हो जाएगा, बाहर से जितने पैथोजेंस हैं या जितने भी जर्म्स हैं उनकी ईजिली एंट्री हो सकती है और फर्दर इन्फेक्शन हो सकता है। तो रात के टाइम हम रिकमेंडेड करते हैं, स्पॉट ट्रीटमेंट भी होती है, उसके हम आपको क्रीम्स बताते हैं कि आपने ये क्रीम है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि मुझे एक्टिव एक्नी हो रही है वहाँ पे आप बिल्कुल इसको एक डॉट की, जब आपको स्पेशली बताया जाए कि एक डॉट लगाना है तो एक डॉट ही लगाना है, क्योंकि अगर आप इससे एक्सेस लगाएंगे पूरा लगा फिर लेते हैं लोग, रेडनेस ये हो बड़ा- जाएगी और आप हीट में नहीं जा सकेंगे, आपका स्किन बहुत सेंसिटिव जो है ना वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगी। तो ये नाइट टाइम रूटीन के लिए तो आप वंस वीकली ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। पिगमेंटेशन के लिए कोजिक एसिड कंटेनिंग क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं और नियासिनामाइड आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब ये कि आपकी स्किन को, आपकी एक्नी को, आपकी एज को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सी कंसंट्रेशन देनी है आपको और वीकली कितनी दफ़ा जो है उस चीज़ को रिपीट करवाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी शाजिया ने भी क्वेश्चन किया है कि आफ्टर 40s डेफिनेटली एजिंग होती है, लेकिन उस एजिंग को हम किस तरह से रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं क्या हम रिवर्स, या हम एजिंग को स्लो प्रोसेस कर सकते हैं? और दूसरी चीज़ रेटिनॉल का बहुत मैंने सुना है कि जो एजिंग के प्रोसेस से हम गुजरते हैं तो रेटिनॉल बड़ा ज़रूरी है, चीज़ें आप वो बाय करें जिसमें रेटिनॉल ज़्यादा हो। आप क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, पहले तो ये कि एजिंग जो है ना, एजिंग ग्रेसफुली एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि आप नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो आपके पास फाइनल एक ही रिजल्ट है कि आप इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, अपनी स्किन को स्टार्ट से अच्छा प्रोटेक्ट करें। अब तो ये है कि हम तो टीनेजर में ही अब एडवाइस करते हैं कि आप सन प्रोटेक्शन वेयर करें। जब आप सन ब्लॉक यूज़ करेंगे और आपको उस टाइम पे इंस्टेंट इफेक्ट तो शायद ना फील हो, लेकिन आपकी एजिंग बहुत डिले हो जाती है। उसके बाद रेटिनॉल जो है वो अब रिकमेंडेड है कि आप 25 प्लस आप रेटिनॉल स्टार्ट कर दें। एजिंग में अब आप अगर देखेंगे तो हर चीज़ का मैकेनिज़्म है, जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को टाइम के साथ आगे लेके जाना है, स्किन भी उसी तरह से ढलकती जाती है, क्योंकि आपके नीचे जो सपोर्ट आपको कर रहा है फैट वो कम हो रहा है, फिर आपके मसल वीक हो रहे हैं, फिर आपकी स्किन के अंदर कोलेजन इलास्टिन है वो कम हो रहा है। तो जो स्ट्रक्चर जिसने आपकी बिल्डिंग को बिल्कुल ऊपर खड़ा किया हुआ था, जब वो वीक हो रहा है तो स्किन की भी सैगिंग हो रही होती है। तो इसके अंदर फिर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। अभी पहले तो आपके पास ये टॉपिकल चीज़ें जिसमें आपने रेटिनॉल बताया वो बहुत अच्छा है, डे टाइम के अंदर जो है वो सन ब्लॉक बहुत अच्छा है। उसके बाद बहुत से प्रोसीजर्स हैं अब तो वो बेसिकली कॉस्मेटोलॉजी के अंदर चला जाता है, लेकिन ये है कि अब बहुत से लोग वो भी करवा रहे हैं, जैसे कि आप माइक्रोनीडलिंग करवा रहे होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि बिल्कुल माइन्यूट कंट्रोल ट्रॉमा स्किन को वो हम खुद से इंजेक्ट करते हैं। वो अब क्या करेगा, वो वूंड हीलिंग के मैकेनिज्म के तहत उसको लगेगा कि मुझे यहाँ पे वूंड है, तो हीलिंग में स्किन चली जाएगी और आपका कोलेजन बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब जो है जो पेशेंट 60 प्लस हो जाते हैं या 50s में या 60s में, या फिर उनके अंदर बोटॉक्स, फिलर्स, पीडियो थ्रेड्स और हाइफू मल्टीपल चीज़ें हैं, लेज़र्स हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कौन सी है। आपकी स्किन अगर टाइप 1 और टाइप 2 में है तो वहाँ पे एजिंग जल्दी हो जाती है। उस स्किन का आपको देखें, ये आपको बेनिफिट एक जो नज़र आ रहा है कि वो बहुत गोरी है, गोरी स्किन है, लेकिन उसके अंदर मेलानिन नहीं है जिसने आपको के एक सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी थी, तो उनकी एजिंग थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। आप देखेंगे कि उनको 25 या 35 के बाद लाइंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैं बहुत वरीड थी इस बारे में कि ऐसा कैसे होता है कि उन लोगों की स्किन जो है वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है या रिंकल्स बहुत जल्दी उनके अपेयर हो जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ द मेलानिन। हाँ जी, और दूसरा ये कि उनकी स्किन टाइप ही अल्लाह ताला ने ऐसी, जबकि आप बिल्कुल उसका दूसरा एक्सट्रीम देखें टाइप 5 और 6 जहाँ पे अफ्रीकन स्किन्स आ जाती है, तो आप देखेंगे कि उनकी 60s में भी बहुत टाइट स्किन होती है और कलर उनका डार्क होगा। तो बस नेचर ने हर चीज़ बैलेंस में रखी हुई है। तो हमारी स्किन जो एशियंस की वो बेसिकली फॉल करी होती है मिडल में, तो अच्छी स्किन है, अगर हम इसको अगर एक्सेप्ट करें, हम बिल्कुल वाइटनिंग की तरफ ना चले जाएं ना, जो हमारा क्रेज़ है कि हम बिल्कुल गोरे हो जाएं, उसके लिए हम कई दफ़ा क्या करते हैं, ओवर द काउंटर हम स्टेरॉइड कंटेनिंग और मर्क्यूरी कंटेनिंग वाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हैं। वहाँ से आपको इंस्टेंट वाइटनिंग इफेक्ट तो मिल जाता है, लेकिन आपने अपनी स्किन ख़राब कर दी, आपकी स्किन थिन हो जाएगी। वाइटनिंग इंजेक्शन जो है वो डिबेटेबल है। कुछ चीज़ें हैं जो कि ना FDA अप्रूव्ड होती हैं, आपकी फूड ड्रग अथॉरिटी अप्रूव करती है, तो ग्लूटाथायोन जो IV है वो FDA अप्रूव नहीं है। लेकिन ये है कि बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था कैंसर पेशेंट के लिए, एंटीऑक्सीडेंट है,
कैंसर्स के पेशेंट को दे रहे थे जिनको बहुत पेन है, जिनको बहुत स्ट्रेस है, एनजाइटी है, क्योंकि एक पेशेंट जिसको पता चल रहा है कि मैंने कुछ टाइम के बाद मेरी डेथ है या मैं टर्मिनली इल हूँ, तो उनको एज ए एंटीऑक्सीडेंट दिया गया। तो उन्होंने बस एक्सीडेंटली डिस्कवर किया कि इसका वाइटिंग इफेक्ट भी आ रहा है, तो अब ये इसको एज अ वाइटिंग इंजेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि बहुत मार्केट में यूज़ हो रहा है, ओरल ग्लूटाथायोन भी है, आईवी ग्लूटाथायोन भी है, तो मल्टीपल चीज़ें हैं। लेकिन सबसे एक चीज़ है ना, वो जो आप ओवर द काउंटर Safe. क्रीम्स यूज़ करते हैं, जी। वो आप कभी ना यूज़ करें। वो आपकी Whitening स्किन को creams. जी, जो आपको फेयरनेस के पीछे वो करते हैं, और अगर आप प्राइस चेक करेंगे तो उनकी बहुत कम प्राइस होगी, लेकिन जी। उसकी एक्चुअल प्राइस आपकी स्किन पे ऑफ करती है बाद में। ये इतनी ज़्यादा क्रीम्स हैं जिनके अंदर मर्करी है और स्टीरॉयड है। अब स्टीरॉयड क्या करता है कि वो आपकी स्किन को पतला कर देता है। आप देखेंगे कि जिनकी स्किन बहुत क्रीम्स लगाने से यूज़ हुई है ना, उनकी ब्लड वेसल्स नज़र आ रही होती हैं कि आप वो थोड़ी सी धूप में जाएंगे तो बिल्कुल रेड हो जाएंगे, थोड़ी सी हीट में जाएंगे तो रेड हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जो स्किन नेचर की थी उसके अगेंस्ट जाके उसको बहुत वाइट करने की कोशिश की है। और उसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि वहाँ पे बहुत बाल आना शुरू हो जाते हैं। जो स्टीरॉयड है, और दो इफेक्ट हो रहे हैं, सर के बाल कम हो रहे हैं, और जो अपर लिप्स हैं इसके ऊपर बाल ज़्यादा हो रहे होते हैं। अच्छा, हमने एक्नी से भी हमने एक्नी की काफ़ी ट्रीटमेंट्स डिस्कस की। जो हमारे पास अब टाइम ज़ाहिर है थोड़ा है, तो हम ये बात करेंगे जो फेशियल हेयर्स हैं, इसको डाइट से कंट्रोल किया जा सकता है या इसके लिए भी हमें स्पेशल सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे या टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी? बेसिकली बात वही है कि हर चीज़ की अपने सबसे पहले कॉज देखनी है। कुछ जो ज़्यादा केसेस हैं उनके अंदर हार्मोनल कॉज, जो पीसीओएस के साथ ही आपको ये आ रहा होता है, तो Right. आपके हार्मोन्स ठीक होंगे तो बाल ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो है वो एस्थेटिकली अच्छे नहीं लग रहे होते। आपका फीमेल फेस है, उसके ऊपर बाल हों तो किसी का भी कॉन्फिडेंस लो होता है। तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप अपने हार्मोन्स की भी थेरेपी करवाएं, लेकिन आप साथ लेज़र करवा लें, क्योंकि पहले ये था कि आप वैक्सिंग कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं और बाल का जो फॉलिकल है, हेयर रूट है, वो वहीं पे है। तो उसके लिए फिर लेज़र रिकमेंडेड है कि आप लेज़र के सेशन करवाएं। फिर लेज़र के अंदर भी अब देखिए मशीन हर किसी के पास एक है, जितने भी अवेलेबल यहाँ पे हैं। बेसिकली आपने ये देखना है कि जो उस मशीन को हैंडल कर रहा है, आपका जो प्रैक्टिशनर है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि ये ना हो कि आप बाल का ट्रीटमेंट कराने गए हैं और स्किन बर्न करवा के आ गए हैं। तो आपने फिर बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी है कि क्वालिफाइड हों जिनके पास से आप करवा रहे हैं, उनको पता हो कि आपको कितने सेशंस रिक्वायर्ड हैं, कितना आपका बाल थिक होगा, क्योंकि हम तो इसमें बहुत पैरामीटर्स चेक करते हैं। लेज़र के भी पैरामीटर हैं कि आपकी स्किन टाइप अगेन कौन सी है। जैसे IPL आप वाइट स्किन में यूज़ करेंगे रिजुविनेशन के लिए तो ओके है, अगर आप 3 to 4 एशियन में करेंगे तो ओके, लेकिन अगर आप ब्लैक स्किन में यूज़ करते हैं तो वो बर्न कर देगा। तो हर एक स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली उसका लेज़र है। जैसे आपने टाइप 5 और 6 के लिए एरेबियम जैक लेज़र आप यूज़ कर, ND जैक लेज़र्स हैं वो उनके लिए रिकमेंडेड हैं। 1-2 के लिए आप IPL यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा स्किन टोन है उसके लिए आप डायोड यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि आप जिससे करवा रहे हैं उनको स्किन की टाइप्स और उनको उसके बाद उसकी हैंडलिंग पता हो। आपके थिक बाल हैं, उसके बाद एक इफ़ेक्ट है पैराडॉक्सिकल इफ़ेक्ट। हमारे साथ एक कॉलर हैं, पहले जी, सर। ज़रा हम कॉलर से बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत ही बेनिफिशियल है, स्पेशली जिनको हेल्थ इशू है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मुझे एक क्वेश्चन करना था आपसे कि मेरा बेटा है 15 का है वो, और उसको एक्जिमा है, बहुत ज़्यादा उसको है। अब तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसको धीरे धीरे अब ये एल्बो से लेके पूरे आर्म पे और पैरों पे बहुत ज़्यादा फैला जा रहा है। उनको डॉक्टर को हमने दिखाया था, तो उन्होंने स्पेशलिस्ट को रेफ़र किया है। उन्होंने मुझे कई क्रीमें दी हैं वीकली, फिर उसके बाद फिर 15 दिन के यूज़ करने का, मतलब ऑल्टरनेटिव, वैसे बेटनोवेट हो गई, हाइड्रोकोर्टिजोन हो गया, मैंने सारी क्रीमें यूज़ कर ली और मॉइस्चराइजर रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ, मगर उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मुझे डॉक्टर साहब से यही पूछना था कि क्या मैं मतलब कैसे करूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बस आप इसी को कंटिन्यू करते जाइए और इसका कोई और दूसरा इलाज नहीं है। तो ऐसे तो वो स्प्रेड हो के उसके पूरे बदन पे ऐसे फैलते चला जाएगा। तो मैं उसके लिए मतलब मैं बहुत फिक्रमंद हूँ कि मैं क्या करूँ अब, और मुझे डॉक्टर साहब का पर्सनल नंबर मिल सकता है मुझे? जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, इस पे फिर हम डॉक्टर साहब हम आते हैं इस बात पे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फरीहा है। कैसी हैं आप फरीहा? कुछ कहना बिल्कुल ठीक, चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। डॉक्टर शमरा से मैंने अपने चेहरे के दानों का ट्रीटमेंट करवाया था और बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिला मुझे, बहुत सेटिस्फाई हुई मैं उनके ट्रीटमेंट से। वेरी गुड,
ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपके फीडबैक का। जी डॉक्टर साहिबा, हमारे साथ जो आई थी कॉलर। जी, हमारे पास 2 कॉलर्स हैं। जो सेकंड कॉलर हैं फरीहा, ये इन्होंने एक्ने ट्रीटमेंट लिया था तो ये उसके लिए इन्होंने कॉल किया। तो पहले तो फरीहा को बढ़िया स्पेशली थी, थैंक जी, यू। जी। हाँ जी, और दूसरा जो आपकी दूसरे कॉलर हैं उन्होंने एक्जिमा का पूछा है। अच्छा, अब एक्जिमा जो है ना, बेसिक डर्मेटोलॉजी जो स्किन की डिजीज़ेज़ हैं उनके अंदर जो अभी अगर हमारे पास टाइम है तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि 2 से 3 शॉर्ट जी। अच्छा, तो एक्जिमा और सोराइसिस 2 ऐसी स्किन डिजीज़ हैं जो कि बहुत कॉमन है। एक्जिमा के अंदर क्या होता है, बेसिकली अगर हम बिल्कुल लेमैन टर्म में इसको बताएं कि ये स्किन की एलर्जी है और इसके अंदर वेदर के साथ बहुत एसोसिएशन है। जैसे ही वेदर आपका कोल्ड होगा, आपकी स्किन ड्राई होगी, आपको वहाँ पे बहुत इच होगा, फिर आप उसको एक्सकोरिएट करेंगे और फिर वो एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। आपको इतनी इचिंग होती है, आप उसको थोड़ा सा ऊपर से रब कर देते हैं, फिर आपको फर्दर इचिंग होती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो और ये जो होता है एक्जिमा, ये फैमिलीज़ में रन कर रहा होता है, ये जेनेटिक्स में होता है। तो आप इसको अगर मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बताऊं तो हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि आपके खून के अंदर एलर्जी है। यानी कि आपकी बॉडी जो है ना वो इस तरह से है कि वो हाइपर सेंसिटिव है। शायद आपको और मेरी स्किन से उस चीज़ से कोई इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन वो इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं एक्जिमा वाले। तो उसमें फिर यही होता है कि जैसे डायबिटीज़ है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं एक दफ़ा अगर डायबिटीज़ हो जाए, इसी तरह से एक्जिमा जो है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये बिल्कुल रिज़ॉल्व हो जाए, इस तरह से बहुत लेस लाइकली है, क्योंकि अगर आप एक सर्टन एज के अंदर ये रिज़ॉल्व हो जाता है, फिर ये जो आपका सेकंड फेज़ है 40 के बाद से फिर जो फेज़ आता है उसके अंदर फिर ड्राइनेस है, फिर उसके अंदर भी एक्जिमा के केसेस आना शुरू हो जाते हैं। और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ये बहुत सी दूसरी जितनी डिजीज़ हैं उनके साथ इंटरलिंक कर रहा होता है। तो जो इन्होंने मुझे ट्रीटमेंट बताई है वो बेसिकली करेक्ट ट्रीटमेंट है, इसी के लिए यही ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है। बस ये कि कॉम्प्लाइंस हो ट्रीटमेंट के साथ, आप स्टिक करें। आपका जो डॉक्टर आपको कह रहा है, मुझे ये चीज़ मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि इनके लिए हार्ड है, क्योंकि इनके लिए बहुत लॉन्ग टाइम से 15 ईयर का अगर इनका बेटा है और उसको एक्जिमा बहुत अर्ली स्टेज में आ जाता है, पहले एटोपिक डर्माटाइटिस होता है, फिर कई दफ़ा वो एक्जिमा में चला जाता है, तो इनकी जर्नी बहुत लॉन्ग है। तो कई दफ़ा पेरेंट्स गिव अप कर देते हैं, कई दफ़ा पेशेंट जो है वो फेड अप हो जाता है। तो हो जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर वो देख रही हैं अपने बेटे की कंडीशन, तो वो चाहती हैं कि ऐसा कोई सोल्यूशन हो जिससे हम वो मैनेज कर सकें और उनका बेटा जो है वो बिल्कुल अपना रिकवर कर सके। अच्छा डॉक्टर साहबा, हम वाइंड अप करने पे आते हैं। आप मुझे ज़रा ये बताइए कि कैसे हम ये जो ट्रीटमेंट्स है आपने बताई हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो डरते हैं इन ट्रीटमेंट्स को। कोई ऐसा सेफ़ एंड इफेक्टिव आप कोई ऐसी बात कर दें कि हाँ ये बिल्कुल सेफ़ हैं इनके, क्योंकि इन रेडिएशंस का कोई ख़ास हार्म नहीं है स्किन को या बॉडी को। अच्छा, लेज़र जो है ना, ये बेसिकली है लेज़र जो आपके पास टर्मिनोलॉजी है ये है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। कि आपके पास लाइट की जो रेडिएशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट की आप रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपके बाल हैं तो ऑब्वियसली आपको रिक्वायर्ड है, आप उसके लिए लेज़र करवाएंगे। अगर आपको पिगमेंटेशन है, स्पेशली आजकल तो ये कि एशियन स्किन के अंदर छाइयाँ बहुत हैं, तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप लेज़र कराएं, लेकिन फिर से आप करेक्ट लेज़र करवाएं। ये जो IPL है ये भी लेज़र से ही? हाँ जी, लेज़र में एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स हैं। हेयर रिमूवल लेज़र में जब हम चले जाते हैं तो उसमें जो हमारे पास मेन आ रही होती हैं उसमें IPL आ रहा होता है, डायोड आ रहा होता है, आजकल कैंडेला है, सुपर्नो है, मतलब ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। वो फिर वही आता है कि वो कौन सी स्किन के लिए सेफ़ हैं, टाइप 1 टू टाइप 6 के अंदर। बताया कि जो एशियन स्किन है उसके लिए डायोड IPL भी कर सकते हैं, लेकिन IPL के बाद आपको क्या होता है कि कुछ पेशेंट के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन आ जाती है। यानी आप ट्रीट करवाने गए थे बाल अपना वहाँ से कि आपके थिक बाल थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप कहना शुरू कर देते हैं मुझे पिगमेंटेशन स्टार्ट हो रही है। क्योंकि जब आपने लेज़र करवाना है तो उसके बाद एक फिक्स्ड आपका है कि आपने SPF लगाना है, बल्कि उसके साथ हम बताते हैं कि ये आपके प्रिकॉशंस हैं बिफोर ट्रीटमेंट और ये आपके प्रिकॉशन है आफ्टर ट्रीटमेंट। आपने इसको बहुत जो है ना रिलीजियसली उसको उसके साथ फॉलो अप करना होता है, उसके रेगुलर सेशंस लेने हैं। और ये भी एक मिथ है कि आप एक सेशन करवाएंगे तो आपके बाल चले जाएंगे, इस तरह से नहीं। आपको 6 to 8 सेशन या इससे भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, डिपेंड करता है वही कि आपके हेयर कितने थिक हैं, डेंसिटी क्या है, एरिया क्या है। बिल्कुल, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लेते हैं, लाइक अगर लेज़र की मैंने सुना है कि 6 सेशंस आप ज़रूर लें और उसके बाद आप गैप के साथ लें। तो आप अपने प्लीज़ उन 6 सेशंस को ज़रूर कंसिडर, अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, तो आप ज़रूर उसको कंटिन्यू करें और उसको प्रॉपरली करें। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, रिलीजियसली उसको फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस को अपने डॉक्टर की।
और इस तमाम डिस्कशन के साथ जो है आप से मेरा यही मशवरा है मेरा आप लोगों को कि आप प्लीज़ जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उनकी जो भी एडवाइस है उसको पूरा फॉलो कीजिए और बीच में जो है आप इस ट्रीटमेंट को बीच में मत छोड़िए, गिव अप मत कीजिए। किचन में चलते हैं हम, शाजिया बिल्कुल रेडी हैं अपनी डिश के साथ, मज़ेदार रेसिपी हमें नज़र आ रही है। जी शाजिया। हाँ जी, इनको मैंने बहुत कम शैलो फ्राई किया, बल्कि शैलो फ्राई भी नहीं कहना चाहिए, बहुत कम ऑयल के साथ इसको मैंने फ्राई किया है। और इसके लिए ये मैंने निकाल लिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसको अच्छी तरह से सेके सारी तरह से, और ये आपको क्रंची से इसकी लेयर होगी ऊपर। और इसके साथ आप जो भी आपकी पसंद की सॉस है, चटनी, योगर्ट वाली, जो भी डिप आपको पसंद है आप इसके साथ खा सकते हैं। मैंने आज ये केचप के साथ इसको किया है। रमज़ान में आप इसको बना सकते हैं। जब भी लेफ़्ट ओवर राइस हो तो यूजुअली यही होता है कि फ्राइड राइस बन जाते हैं, लेकिन ये एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ थी, तो मैंने बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया, बहुत अच्छी आपकी रेसिपी थी। उम्मीद है हमारी ऑडियंस को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। जी डॉक्टर साहबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी नॉलेज का, और सलामत रहे। बस ये जाते जाते ये कि अपनी ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, और दुआओं में मुझे मरियम हाशमी को ज़रूर याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।